आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण प्रकरण। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि वो हिंदी को शुद्ध रूप से लिख नहीं पा रहे हैं। इसके पीछे यही कारण होता है कि वे कभी शब्दों के उच्चारण पर ध्यान नहीं देते हैं, जिस वजह से वह लगातार हिंदी को सीखते रहते हैं, फिर भी उनके वर्तनी स्पेलिंग में दिक्कत आती रहती है। इसलिए मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं अंग्रेजी में स्पेलिंग और हिंदी में उसी को वर्तनी कहते हैं। बहुत सारे बच्चों को वर्तनी में बहुत सारी कठिनाइयां होती है कि कब मूर्धन्य श लगाना है, कब तालव्य श लगाना है, कब ह्रस्व मात्रा लगाना है, कब दीर्घ मात्रा लगाना है। तो आज हम जानेंगे कि हिंदी को शुद्ध रूप में लिखते कैसे। वर्तनी का मैंने एक परिभाषा भी लिखा है। किसी शब्द में आए हुए अक्षरों को मात्राओं सहित कहने या लिखने की रीति का अर्थ होता है ढंग या तरीका, को वर्तनी या हिज्जे कहा जाता है। जब किसी भी शब्द में स्वर मात्राओं का प्रयोग करना हो तो हमें उसकी जानकारी ठीक ठीक अवश्य होनी चाहिए। अब हम लोग स्वर मात्राओं को सीखेंगे। सबसे पहले हिंदी में वर्तनी को सीखने से पहले हमें स्वर की मात्राओं को सीखना पड़ेगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर वर्ण होते हैं और सारे स्वर वर्ण के अपने अपने मात्रा चिन्ह होते हैं। उन मात्रा चिन्ह की मदद से आज हम लोग शुद्ध लिखना सीख जाएंगे। स्वर वर्ण अ, आ, ह्रस्वी, दीर्घ ई, उ, दीर्घ उ, री, ए, ओ और औ। यहां पर हम लोगों ने देखा अ, आ, ह्रस्वी, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, री, ए, ओ, औ। ये आपका स्वर वर्ण है। इसके मात्रा चिन्ह भी है। मात्रा चिन्ह अ का कोई भी मात्रा चिन्ह नहीं होता है, लेकिन आ का मात्रा चिन्ह होता है। ई का मात्रा चिन्ह, ये दीर्घई ई का, ये ह्रस्व उ का, ये दीर्घ उ का, ये री का, उसके बाद ए का। अक्सर मैंने बच्चों को देखा है कि ए स्वर के मात्रा चिन्ह को लिखने में अक्सर वो गलतियां कर देते हैं, जिस वजह से वो कई बार ए के ऊपर 2 मात्रा लगाते हैं, जो बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं करना है, अनुचित है। यहां पर देखेंगे 2 मात्रा, क्योंकि ए एक मात्रा स्वयं में है, इसलिए यहां पर जब दूसरे व्यंजन वर्ण के शिरोरेखा के ऊपर जब मात्रा का प्रयोग करेंगे तो यहां पर 1 मात्रा देंगे, लेकिन यही स्वर जो वर्ण है इसके ऊपर कोई मात्रा नहीं है। यहां पर 2, यहां पे हमें दुविधा नहीं करना है कि यहां पे 1 मात्रा है तो यहां पर 2 मात्रा क्यों हो गया, क्योंकि ए पहले से 1 मात्रा चिन्ह है। और यहां पर देखेंगे ओ और औ। अर्थात अगर आपको मात्रा चिन्ह याद हो गया तो शुद्ध लिखने से हिंदी में कोई भी नहीं रोक सकता है। ने यहां पर देखा कि स्वर वर्ण की जो संख्या है हमारे हिंदी वर्णमाला में वो 11 है, लेकिन स्वर वर्ण को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। स्वर वर्ण ह्रस्व
ह्रस्व और दीर्घ। जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। तो यहां पर देखेंगे अ, तो अ ह्रस्व स्वर वर्ण है। उसके बाद देखेंगे ह्रस्व ई, इसमें कम समय लगता है। उसके बाद ह्रस्व उ, उसके बाद देखेंगे री, इसमें भी कम समय लगता है इसके उच्चारण में। ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय दीर्घ स्वर के उच्चारण में लगता है। दीर्घ का अर्थ ही होता है बड़ा या लंबा, अर्थात जिस वर्ण के उच्चारण करने में लंबा समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। तो जो बच गया है यहां ऊपर में, तो देखेंगे आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ओ, औ। यहां पर देख रहे हैं 4 ह्रस्व स्वर वर्ण हैं और यहां पे 7 दीर्घ वर्ण हैं। अब हम लोग जान पाएंगे कि किसी भी शब्द में किसी भी मात्रा का अगर उच्चारण ज्यादा समय से हो रहा है या यूं कहें कि वह ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय में उच्चारित हो रहा है, तो वहां पर हमें दीर्घ स्वर मात्रा लगाना होगा। और अगर थोड़े समय में दीर्घ से कम समय में वो उच्चारित हो रहा है तो वहां पे हम समझ जाएंगे कि ह्रस्व स्वर मात्रा का प्रयोग करना है। अब जो हम लोग लेने जा रहे हैं अ और आ से संबंधित स्वर मात्रा की जो गड़बड़ियां होती है वर्तनी में, उसे अब हम लोग सीखेंगे। अ आ से संबंधित क्या गड़बड़ियां होती है, मैंने आपको पहले भी बताया कि जब हम हिंदी शब्दों के उच्चारण अशुद्ध करते हैं तो ज्यादातर चांसेस होते हैं गलत ही लिखने के, क्योंकि हिंदी में जो उच्चारण किया जाता है वही लिखा जाता है। अब बात आती है कि आखिर क्यों गलतियां हो जाती है इसके उच्चारण में। तो हम जानते हैं कि भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, बहुत सारी क्षेत्रीय भाषाएं बोली जाती हैं, बहुत सारी बोली भी बोली जाती है। तो जब हिंदी शब्दों का प्रयोग किसी बोली में या किसी क्षेत्रीय भाषा में किया जाता है तो लोग उसके उच्चारण में भिन्नता कर लेते हैं, क्योंकि अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग भाषाएं होती है। अगर हम आकाश बोलते हैं तो बिल्कुल वो वैसा ही लिखा जाता है, लेकिन अगर हम शुद्ध रूप में आकाश बोलते हैं तो लिखने वाला आकाश ही लिखेगा, आकाश, जो गलत है। आकाश जब भी होगा तो आकाश, अर्थात यहां पर आकार की मात्रा होगी, आकाश। यहां पर देख रहे हैं कि अ बोलने में जितना समय लगता है उससे दुगना समय आ बोलने में लगता है, मतलब आकार की यहां पे मात्रा है और इसका शुद्धतम रूप आकाश है। अगर हम आकाश बोलेंगे तो आकाश ही लिखा जाएगा, तो ये आपका शुद्धतम रूप है। आप देखेंगे कि बहुत लोग शब्दों के उच्चारण करते समय लापरवाही बरतते हैं, जैसे नादान को नदान बोल देते हैं। तो अगर नदान बोला जाएगा तो नदान ही लिखा जाएगा, तो यहाँ पे नदान। लेकिन आपने गलत बोला तो यहाँ गलत लिखा गया। अब इसका शुद्धतम रूप क्या है? नादान, तो नादान, नादान, तो नादान ये शुद्धतम रूप है। ह्रस्वी और दीर्घ इससे संबंधित हिंदी के शब्दों में क्या अशुद्धियां आती है, तो आप देखेंगे कि अधिकतर जो गलतियां हिंदी लिखते समय होती है वह ह्रस्व ई और दीर्घ ई की होती है, क्योंकि अक्सर लोग इसकी मात्राओं में चकमा खा जाते हैं, वो लिख नहीं पाते हैं। जैसे आप देखेंगे हम लोगों ने जाना कि इसका मात्रा चिन्ह यह होता है और इसका मात्रा चिन्ह यह होता है, अर्थात ह्रस्व ई का उच्चारण कम समय में होगा और दीर्घ ई का उच्चारण
ह्रस्व से दुगने समय में होगा। तो जैसे अगर हम लोगों को लिखना हो परीक्षा, तो परी री पे जोर पड़ रहा है, अर्थात उस पे ज्यादा समय लग रहा है, परी। ऐसा नहीं है कि आप अपने हिसाब से किसी भी चीज को कहेंगे या मैं कहूंगा, यह एक मानक है, सभी को कहना है परीक्षा। तो परी री पे जोर पड़ता है, तो यहां पर आप देखेंगे परीक्षा ऐसे न लिखकर ये गलत हो जाएगा जब भी लिखना होगा, क्योंकि यहां पे लंबा जा रहा है परीक्षा, तो परीक्षा ऐसे लिखा जाएगा। ठीक, और भी उदाहरण लेते हैं, जैसे गरीब। तो आप सुन रहे होंगे कि हमने कहा गरीब, मतलब र के ऊपर जो मात्रा चिन्ह लगा है वो दीर्घई का लगा है, अर्थात इसमें दीर्घई का प्रयोग। अगर हम ऐसे अगर बोलते गरीब तो यहाँ पे ऐसे लिखा जाता, लेकिन हमने आपको कहा गरीब, और बोला भी जाता है, उच्चारण भी किया जाता है गरीब। तो गरीब जब किया जाता है तो र के ऊपर दीर्घई मात्रा लगेगा, तो ये हो जाएगा गरीब, अर्थात ये शुद्धतम रूप है और ये भी शुद्धतम रूप है। जैसे आप देखेंगे यहां पर हम लिखते हैं किताब, तो आप गौर करेंगे कि ऐसा कभी किसी के मुंह से आप नहीं सुने होंगे कि वो बोला होगा किताब। अगर बोला होगा तो वो उच्चारण ही गलत है। क्यों? क्योंकि सामान्य रूप से हम लोग बोलते हैं किताब। तो आप देखेंगे क के शिरोरेखा के ऊपर जो मात्रा चिन्ह का प्रयोग किया गया है वह ह्रस्व स्वर मात्रा का प्रयोग किया गया है, न कि दीर्घ का। अगर दीर्घ होता तो किताब हम बोलते, लेकिन हम सामान्य रूप से किताब कहते हैं, इसलिए यहां पर आप देखेंगे किताब ऐसे लिखा जाएगा। तो हम अगर देखेंगे तो पाएंगे कि वर्तनी लिखते समय उच्चारण का विशेष महत्व होता है, इसलिए पहले के शिक्षक हमें डिक्टेशन करवाते थे ताकि हम सुनकर शुद्ध लिख पाएं। लेकिन वर्तमान समय में शिक्षा का जो संरचना है इस तरह बदल चुका है कि आज डिक्टेशन बच्चों को पता भी नहीं होता है कि डिक्टेशन होता क्या है, श्रुति लेख होता क्या है। डिक्टेशन को ही हिंदी में श्रुति लेख कहते हैं, लेकिन आज बच्चे इससे वंचित हैं। अब हम लोग देखेंगे, लेकिन इस वीडियो को देखकर हम फिर से सीख सकते हैं इन सारी चीजों को। तो मुख्य रूप से आप देखे होंगे कि ह्रस्व ई और दीर्घ ई से संबंधित ये सारी समस्याएं आती है। अब देखेंगे यहाँ ह्रस्व उ और दीर्घ उ से संबंधित जो अशुद्धियां हिंदी में होती है उसको सीखेंगे। इसका मात्रा चिन्ह जो होता है वह ये होता है और इसका ये होता है। ठीक, आप देखेंगे कि अधिकांश लोग ह्रस्व ई और दीर्घ ई की मात्रा के लिए तो सतर्क रहते हैं, वो जब लिखते हैं तो वो उतनी सतर्कता जरूर बनाए रखते हैं कि वो उन मात्राओं में कोई अशुद्धियां ना करे। लेकिन अधिकांश आदमी, अधिकांश बच्चे जब ह्रस्व उ और दीर्घ उ का उच्चारण करते हैं तो वो अक्सर गलतियां करते हैं, अशुद्धियां बिल्कुल उनके लेखन शैली में आपको मिल जाएगी। जब हम पूजा बोलते हैं तो आप देखेंगे हमने पूजा बोला है, अर्थात हमने जब उच्चारण किया तो वहां पर हमने ह्रस्व का उच्चारण नहीं किया, क्योंकि हम जैसे ही बोलते हैं पूजा तो प के नीचे जो स्वर मात्रा लगा है उस पर जोर लगता है, अर्थात वो लंबे समय तक बोला जाता है पू। तो अर्थात यहां पर जब हम लिखेंगे तो ये दीर्घई स्वर मात्रा को लगाएंगे, तो पूजा ऐसे लिखना शुद्ध होगा। उसके बाद हम देखेंगे जब हम लिखते हैं पुरुष, तो यहां पर देखेंगे कि पू तो ऐसे लिख लेते हैं और अधिकांश आदमी र में जो मात्रा लगाते हैं वो दीर्घई लगा देते हैं और ऐसे पुरुष लिख देते हैं। हमें जितने भी स्वर मात्राएं हैं उन सारे पर विशेष रूप से ध्यान देनी चाहिए वर्तनी को सुधारने के लिए। हमने कहा पुरुष, तो पुरुष में आप देखेंगे कि यहाँ पर प में जो मात्रा है वो ह्रस्व है, वो तो शुद्ध है, लेकिन र में जो मात्रा लगा है
वह है ह्रस्व ही। अर्थात पुरुष में जो दोनों मात्रा है, प के साथ जो मात्रा लगा है और र के साथ जो मात्रा लगा है, वो दोनों क्या है, ह्रस्व है। तो यहां पर हमें सिर्फ ऐसे कर देना है, यह ह्रस्व माना जाएगा। रुपया हम लोग नहीं बोलते हैं, रुपया बोलते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग क्या लिखेंगे, रुपया को रुपया, जिस पर आम लोगों का ध्यान भी नहीं जाता है कि ये रुपया गलत लिखा हुआ है। ये रुपया ऐसे होना चाहिए, रुपया। अर्थात यहां ह्रस्व मात्रा है और यहां पे दीर्घ मात्रा है, जो गलत है। एक और उदाहरण को हम लोग लेते हैं, जैसे अनुकूल। अक्सर हम लोग सुनते हैं अनुकूल, तो अधिकांश आदमी क्या करते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, क्योंकि हम लोग ध्यान ही नहीं देते हैं कि ये जो मात्रा का प्रयोग किया जा रहा है, ह्रस्व किया जा रहा है या दीर्घ किया जा रहा है, इसके प्रति हम लोग लापरवाह होते हैं। लेकिन अगर हम उच्चारण पर ध्यान देंगे तो बोला जाता है अनुकूल। तो यहां पर देखेंगे अनु तो सही है, यहां न के नीचे जो मात्रा लगा है वो तो ह्रस्व ही है, लेकिन हम जब बोलते हैं अनु, अनु में क्या है, लंबा नहीं जाता, अनु कूल, कूल में लंबा जा रहा है, मतलब दुगना समय लग रहा है। तो अनुकूल ऐसे लिखा जाना चाहिए। अर्थात ये गलत है और ये सही है। उसके बाद जो हम लोगों का स्वर वर्ण है वो है री। यह ह्रस्व स्वर वर्ण है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। अगर क्रिया बोला जाए तो क्रिया बहुत लोग ऐसे लिख लेंगे, क्रिया, लेकिन ये क्रिया गलत है, क्योंकि क्रिया बोला जाता है, क्रिया, क्रिया नहीं, क्रिया। तो यहां पर देखेंगे कि अगर हम जब क्रिया को लिखते हैं तो क में र का प्रयोग करते हैं और क्रिया ऐसे लिखते हैं, ठीक। ये गलत हो जाएगा और ये सही हो जाएगा। अब देखेंगे कुछ लोग जैसे ऋतु लिखते हैं, तो ऋतु लिखने में भी गड़बड़ी कर लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे ऋतु ऐसे लिख लेते हैं, जो गलत है। ऋतु का उच्चारण ऐसे होता है, ऋतु ऐसे लिखा जाता है, क्योंकि री यहाँ पे ह्रस्व। एक और उदाहरण लेकर हम समझेंगे, जैसे कई बार बोला जाता है अनुग्रहित, तो बहुत लोग ऐसे लिख लेते हैं अनुग्रहित, यह गलत हो गया, अनुगृहित होता है। तो यहां पे री आना चाहिए, तो ये क्या होना चाहिए, अनुगृहित, अनुगृहित होना चाहिए। ये गलत है, ये सही है। गृह ही बोलते हैं तो ग में यहां पे री लग जाएगा, ग्री, ग्रह नहीं। अर्थात अगर हम ग में अगर र लगा देंगे तो ग्रह हो जाएगा, लेकिन अगर हम गलत बोल दे ग्रह तो वो ग्रह हो जाएगा, लेकिन हमें यहां लिखना है गृह, ये सही होगा और ये यहां पे गलत हो जाएगा। ए और ए से संबंधित अशुद्धियां हिंदी में जो हो रही है उस पर जानेंगे। जब हम बोलते हैं एक्ट, एक्ट बोलते हैं तो एक्ट ही लिखा जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एक्ट, जो गलत है। यह होना चाहिए एक्ट, तो ये हो जाएगा एक्ट। जैसे बहुत लोग बोलते हैं शने शने, तो यह गलत उच्चारण है। देखिए कैसे उच्चारण ये गलत है, शने शने, यहां पे शने शने है तो गलत। लेकिन अगर हम इसे शुद्ध लिखना चाहते हैं तो हमें उच्चारण भी शुद्ध करना होगा, शनय शनय, यह सही उच्चारण है, शनय शनय, अर्थात धीरे धीरे। ये आपका गलत हो जाएगा और ये आपका सही होगा। अगर हम कैबिनेट बोल दें तो ये ऐसे लिखा जाएगा, लेकिन हमें शुद्ध उच्चारण पता अगर होंगे तो हम ऐसे नहीं करके ऐसे करेंगे, कैबिनेट, ये गलत, ये सही। तो आपने ये उदाहरण से समझा कि किस तरह से
हिंदी शब्दों में अशुद्धियां उनके गलत उच्चारण से हो जाती है, इसलिए उच्चारण को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आप सुन रहे होंगे बार बार इस वीडियो में मैं उच्चारण कह रहा हूं, लेकिन जो सामान्य रूप से सुन रहे होंगे वो यह समझ रहे होंगे कि ऐसे लिखा जाएगा, लेकिन आप सुनेंगे मैं बोलता हूं उच्चारण, तो यहां पे ये मैं कहता हूं, यहां पे अण अर्थात उच्चारण, और ये उच्चारण है और ये उच्चारण है, तो अर्थात ये सही है ये गलत है। इससे यह स्पष्ट होता है कि हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है, इसमें जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। अब देखेंगे अंत में ओ और औ, ओ ह्रस्व मात्रा और औ दीर्घ मात्रा। आप सुनेंगे कि अधिकांश क्षेत्रीय भाषा में या ग्रामीण परिवेश में लोग नौकरी बोलते हैं कि वह नौकरी करने गया है, जो सुनने में सामान्य रूप से गलत नहीं लगता है, लेकिन यह बिल्कुल गलत होता है, क्योंकि नौकरी जो है यह गलत है, क्योंकि नौकरी नौकर से बना है, तो नौकर नहीं बोल सकते हैं नौकर, और नौकर से ही नौकरी बना है, तो नौकरी अर्थात गलत है, ये नौकरी होगा। यहाँ पर ह्रस्व और दीर्घ, यहाँ भी देखेंगे न के मात्रा लगा है, वो यहाँ पे जो गलत है वो ह्रस्व है, और जो शुद्धतम रूप है वो औ है, अर्थात वही शुद्ध है। हम लोग एक और उदाहरण देखेंगे कि अक्सर लोगों के मुंह से आप सुनते देखते होंगे पारलौकिक, लेकिन यह सुनने में तो गलत नहीं लगता है, लेकिन जब आप इसे लिखेंगे तो आपको लगेगा कि वो कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि कुछ लोग जो हिंदी के जानकार होते हैं वो अपना उच्चारण हमेशा शुद्ध रखते हैं, तो उनके उच्चारण पर ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि वो कैसे लिखा जा सकता है। जैसे अगर देखेंगे पारलौकिक अगर बोला जाता है तो ये क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि हमेशा पारलौकिक होता है, पारलौकिक। तो यहां हमने देखा कि जो भी स्वर वर्ण से संबंधित जो गलतियां हैं मैंने उसको यहां पर व्याख्यायित किया है, लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ इतने से आप हिंदी के शब्दों को शुद्ध लिख सकते हैं। स्वर वर्ण से संबंधित जो भी अशुद्धियां हिंदी शब्दों में आती है उसको कैसे दूर किया जाए उसको आज हम लोगों ने सीखा।